इतना कहने के बाद वह जानवी से दूर हो मुस्कुराते हुए कहती है, भैया। एक बार फिर रिपीट करते हुए वो जानवी से सवाल करती है, फिर तुम किसे पसंद करती हो? सनाया के इस सवाल पर जानवी अंश को याद करते हुए कहती है, वो भी मेरे तरह ही है। उनका भी इस दुनिया में उनकी बहन के अलावा कोई नहीं, पर मेरे पसंद करने और ना करने से क्या होता है, वो शायद किसी और से प्यार करते हैं। जब जानवी ये कहती है कि वो जिससे प्यार करती है वो किसी और से प्यार करती है, ये बात जान सनाया खुशी से जानवी के गले लग कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो कह तो जानवी से ये रही थी पर मन ही मन खुश हो अपने मन में कह रही थी, बहुत अच्छा हुआ वो किसी और को पसंद करता है, अब मैं जानवी को इम्प्रेस करके ही रहूंगी। इतना कह वो बस उसी तरह उसे गले लगाए रखी थी। सनाया के ऐसा करने से जानवी थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, पर उसे कहीं ना कहीं अच्छा भी महसूस हो रहा था। तभी जानवी को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, ये महसूस कर वो उससे दूर हो कहती है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी तो तुम मेरा बाहर इंतजार करना, ओके? इतना कहने के बाद वो चली जाती है। वही पहली बार आयशा के अलावा उसका इतना कोई फिक्र की थी, ये देख उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, फैशन शो खत्म हो चुका था। जैसे ही फैशन शो खत्म हो गया सभी धीरे धीरे जाने लग जाते हैं। तभी बाहर जाते हुए अगस्त्य सोनाली का हाथ पकड़ता है तो सोनाली अपने हाथ को झटक सान के पास जा उसके साथ चलने लगती है। तभी रेहान अगस्त्य के साथ चलते हुए ही सवाल करता है, क्या हुआ अब सोनाली तुमसे नाराज क्यों है? रेहान के सवाल को सुन अगस्त्य रेहान की तरफ देख चिढ़न से भरे आवाज में कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं देख रहा था, अब फैशन शो में आया हूं तो देखूंगा ही ना। इस वक्त रेहान को अगस्त्य के बेचारगी पर बहुत दया आ रहा था, पर वो हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वही ऋतिक का दिमाग सिर्फ ध्रुव पर ही लगा था। रेहान अगस्त्य की हालत पर मुस्कुरा ही रहा था, तभी उसका ध्यान ऋतिक पर गया तो रेहान के मन में भी ध्रुव घूमने लगा। कुछ ही वक्त में सभी अपने कार के पास पहुंच गए थे। तभी ऋतिक का नजर जानवी पर गया तो उसे अकेले खड़ा देख वो उसके पास जा कहता है, चलो मैं तुम्हें एनजीओ छोड़ देता हूँ। ऋतिक का ये बात सुन वो झट से कहती है, नहीं भैया आप जाए, यहाँ मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी काम करती है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। जानवी जब ये बात कहती है तो ऋतिक मुस्कुराते हुए ही कहता है, ठीक है, पर अच्छे से जाना। इतना कहने के बाद वो बाय बोल अपने कार के तरफ जाने लगता है। वही जानवी अब तक सनाया के आने का ही इंतजार कर रही थी। कुछ ही वक्त में सनाया अपना सारा काम खत्म कर इवान के साथ बाहर आ रही होती है। तभी सनाया जब देखती है जानवी उसके आने का इंतजार कर रही है तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाता है। इवान कैब से आया था इसलिए वो सनाया के साथ ही जा रहा था। इवान बकबक करते हुए कार के पास जा रहा था, पर सनाया उसे छोड़ जानवी के पास चली जाती है। वही बकवास करते हुए जब इवान कार के पास पहुंचता है तो देखता है सनाया उसके साथ है ही नहीं। तभी वो अपने नज़र को घुमा कर देखता है तो उसे सनाया एक लड़की के पास जा खड़ी दिखती है। इवान दूर से ही दोनों को देखने लग जाता है। वही सनाया उसके पास जा कहती है, चलो। सनाया जब ये कहती है तो जानवी जिसने सनाया की इवान के साथ आता देख लिया था वो झट से कहती है, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो तो आप उनके साथ जाइए मैम। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है। तभी सनाया उसके हाथ को पकड़ उसे जाने से रोक कहती है, पागल हो क्या तुम? जरूरी नहीं जिसे तुम साथ देख रही हो वो बॉयफ्रेंड ही हो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब से जानवी सनाया को एक लड़के के साथ देखी थी उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर जैसे ही सनाया ये बात कहती है जानवी को बहुत सुकून मिलता है। वो मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को मोड़ सनाया की तरफ देखती है तो वो झट से कहती है, अब चले। सनाया जब मुस्कुराते हुए ये पूछती है तो जानवी झट से अपने चेहरे को हाँ में हिला देती है। फिर सनाया उसका हाथ पकड़े हुए ही उसे अपने साथ अपने कार के पास लाने लग जाती है। वही दूसरी तरफ इवान को दाल में कुछ काला नहीं पूरा दाल ही काला लग रहा था। जब दोनों कार के पास आ जाती है तो इवान चिढ़ाने वाले मुस्कान के साथ सनाया को देख रहा होता है तो सनाया उसे घूर कर देखते हुए कहती है, मुझे देख क्या रहा है, बैठ अप। सनाया का ये बात सुन वो पीछे के कार डोर को खोलने जा रहा था। तभी सनाया कार डोर को पकड़ कहती है, तू आगे जा, ड्राइवर के बगल में बैठ। सनाया के इस बात को सुन इवान अपने आंखों को छोटा कर उसे घूर कर देखता है। तभी सनाया भी उसे घूर कर देखते हुए अपने आंखों से वार्निंग देती है तो इवान अपने मन में ही कहता है, सच ही कहा गया है, दोस्ती कितना भी गहरा हो प्यार के सामने खत्म ही हो जाता है। इतना कहने के बाद वो अपना रोने सा चेहरा बना आगे जा ड्राइवर वाले बगल के शीट की तरफ चला जाता है। वही सनाया जानवी के लिए कार का दरवाजा खोल उसकी तरफ देख प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, अंदर बैठो। सनाया का ये बात सुन वो कार के अंदर जा बैठ जाती है। वही जानवी के बैठने के बाद वो भी कार के अंदर जा बैठ जाती है। तीनों के कार के अंदर बैठने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है।
वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य सोनाली को गुस्से में चेहरा फुलाए विंडो के बाहर देखता हुआ देख उसके करीब आ बैठता है तो सोनाली विंडो से एकदम चिपक जाती है। तभी अगस्त्य भी उसके पास जा चिपक जाता तो सोनाली गुस्से में अगस्त्य की तरफ अपने चेहरे को घुमाती है, पर जैसे ही अगस्त्य के चेहरे को अपने बेहद करीब पाती है तो उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है और उसके दिल जोरों से धड़कने लगते हैं। सोनाली का धड़कता दिल अगस्त्य को साफ सुनाई दे रहा था। वो अपने एक हाथ को कार विंडो के पास और एक सिर रखने की जगह पर रख उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, जान, तुम्हें ऐसा कैसे लग सकता है? तुम्हारे अलावा मैं किसी को देख भी सकता हूँ। तुम अपने आप को देखी हो? वैसी लड़कियों से तो मैं रोज मिलता था, पर जब पहली बार तुम्हारे बड़े बड़े खूबसूरत आंख और तुम्हारे सुंदर साथ ही सादगी से भरे चेहरे को देखा था तो मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। अगस्त्य की बातों को सुन अगस्त्य में सोनाली डूब चुकी थी। वही सोनाली की खूबसूरती में हमेशा की तरह अगस्त्य सोनाली की कोमल होंठों में अपने होंठ सामना चाहता था, पर कार में होने की वजह से वह अपने जज्बाती पर कंट्रोल करते हुए उससे दूर हो अपने तरफ जा खिड़की के तरफ देखने लग जाता है। अगस्त्य का कान चेहरा लाल हो चुका था। सोनाली तो पहले अगस्त्य के ऐसे दूर होने से हैरान थी, पर अब अगस्त्य के लाल होते चेहरे और कान को देख उसके होंठों पर मुस्कान छा गया। धीरे धीरे फिर ऐसे ही रास्ता गुजरने लगा और कुछ ही वक्त में वो लोग ओबरॉय मैंशन पहुंच गए थे। रेहान अगस्त्य दोनों का कार आगे पीछे ही था, इसलिए दोनों का कार साथ ही मैंशन के अंदर आया। कार के रुकते ही सभी कार से बाहर निकलने लगे। कुछ ही वक्त में चारों अंदर जा अपने अपने कमरे में जा चुके थे। कमरे में जाने के बाद रेहान अपना कोट शर्ट खोला ही था कि तभी उसका नज़र सान की तरफ चला गया। सान अपने कपड़े को बड़े मुश्किल से खोल रहा था। ये देख वो अपने कपड़े चेंज करने की जगह सान के पास जा उसके कपड़े को खोलने में हेल्प करने लग जाता है। तभी सान उसके अचानक से छूने से उसके चेहरे पर लालिमा छा जाता है। उसके कोट शर्ट को खोलने के बाद जैसे ही रेहान उसके बैग को खोलने को होता है, सान झट से उसके हाथ को पकड़ कहता है, मैं ये कर लूंगा। सान के इस बात को सुनने के बाद ही उसके बैग को पकड़े ही अपने करीब खींच उसके आंखों में देख अपने सेडिक्टिव आवाज में ही कहता है, मैं नहीं चाहता तुम खोलो, ये तो मैं ही खोलूंगा। रेहान की बातों को सुन अपने आंखों को बड़ी बड़ी कर सान रेहान को देखने लगा। तभी रेहान बेल्ट खोलते हुए उसके कान के पास जा अपने सेडिक्टिव आवाज में ही कहता है, हैंड कैफ लॉक कर, मुझे उकसा रहे थे ना, अब देखो मैं बिना किसी चीज का तुम्हें कैसे उकसाता हूँ। रेहान के इस बात को सुन सान को समझ आ गया था उसका आज वॉट लगने वाला है, क्योंकि रेहान की पकड़ से निकल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तभी सान उसे अपने प्यारे से मासूम आवाज में कहता है, रेहान ये गलत है, आपसे मैं कुछ नहीं छिपाता, पर आपने छिपाया इसलिए मैं। सान इतना ही कहा था कि तभी रेहान के होंठ जैसे ही उसके जिस्म को छुआ उसका बोलती बंद हो गया। दूसरी तरफ सनाया जानवी को एनजीओ छोड़ दी। उसे छोड़ने के बाद इवान पीछे आ बैठ गया था और सनाया से कहता है, कैसी दोस्त है तू? इवान के इस बात को सुन सनाया उसे घूरते हुए कहती है, वह मैं कैसी दोस्त हूँ? तू खुद ही कबीर के लिए यहाँ आ रहा था, तब नहीं सोचा मुझे कैसा फील हुआ होगा। अब तू बाहर में जा। दोनों का इस बारे में बहस करते करते फार्म हाउस भी आ गया। फार्म हाउस आते ही दोनों अपना लड़ाई बंद कर कार से बाहर निकल दोनों फार्म हाउस के अंदर जा अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेहान सान से दूर हो शैतानी मुस्कान के साथ उसे देख कहता है, गुड नाइट जान। ऐसे उकसा कर रेहान जब उससे दूर हो अपने कपड़े बदल बेड पर जा लेट गया तो सान का छोटा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में ही कहता है, ये बदला मैं एक दिन जरूर लूंगा। अपने धीमे स्वर में ये बात कहने के बाद वो भी बाथरूम जा फ्रेश हो बाहर आ रेहान की तरफ देखा। थके होने के कारण रेहान तुरंत ही सो चुका था, तो अपने लटकते चेहरे के साथ सान भी बेड पर जा लेट गया। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। ऋतिक जो अब तक अपने नींद में था, 7 बजे का अलार्म बजा तो वो अपने आंखों को अपने हाथ से मसलते हुए अपने आंखों को खोल देता है। तभी याद आता आज राखी है और उसकी बहन उसे राखी बांधते ही चली जाएगी। ये याद करने के बाद वो फ्रेश होने चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अंश सुबह सुबह नहाकर अपनी बहन के घर जाने के लिए निकल तो गया था, पर इतनी सुबह उसे कोई ऑटो वाला मिल नहीं रहा था। वो परेशान हो रास्ते को ही देखे जा रहा था, अपने हाथ में बड़ा सा गिफ्ट पकड़े हुए। दूसरी तरफ सोनाली सुबह सुबह तैयार हो वेट कर रही थी, पर अंश अब तक आया नहीं था तो उसके चेहरे पर परेशानी छा गया। तभी अगस्त्य रेहान सान भी नीचे आया ही था। तभी अगस्त्य सोनाली को परेशान देख सवाल करता है, क्या हुआ सोनाली? अगस्त्य के सवाल पर सोनाली उदासी से जवाब देती है, अंश अब तक आया नहीं है अगस्त्य। ये सुन अगस्त्य कुछ कहता इससे पहले ही सान कहता है, आज रक्षाबंधन है। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर हल्का निराशा भी छा जाता है। तभी सोनाली सान की तरफ देख कहती है, सान उदास मत हो, सबके पास सब कुछ नहीं होता है। सोनाली के इस बात को सुन सान अपने चेहरे को बस हाँ में हिला लेता है। फिर वहाँ एक्स्ट्रा राखी का पैकेट देख सान सवाल करता है,
ये एक्स्ट्रा राखी किस लिए लाई है तू? सान के सवाल को सुन सोनाली उन राखियों को मुस्कुराते हुए देख कहने ही वाली थी, पर इससे पहले ही अगस्त्य कह दिया, जब ये राखी लेने जाती है तो इसे जो जो सुंदर लगता है वो सब राखी ये खरीद लेती है, फिर अंश को सेलेक्ट करने के लिए कहती है। अगस्त्य की ताना मारते बात को सुन सोनाली अपना मुंह बनाकर अगस्त्य को घूरते हुए देखती है। तभी सान कहता है, मैं भी एक राखी बांधूं। सान के इस बात को सुन सभी उसके तरफ देखने लगे। तभी सोनाली सवाल करती है, तू किसे राखी बांधना चाहता है? और वैसे भी लड़के राखी नहीं बांधते हैं। सोनाली के बात को सुन राखी के पास जा सान कहता है, मैं अगस्त्य भैया को बांधना चाहता हूँ। आज मैं जिंदा हूँ तो बस अगस्त्य भैया के ब्लड देने की वजह से, और भाई बहन की राखी का मतलब तो प्रोटेक्शन करना होता है ना, जो अगस्त्य भैया ने 2 बार किया है। एक बार मेरे साथ गलत होने से इन्होंने मुझे बचाया था और दूसरे बार मेरे जान को बचाए है। सान के बातों को सुन अगस्त्य की आंखें नम हो चुकी थी। वही रेहान भी कुछ न बोल शांति से बस देख रहा था। तभी सोनाली कहती है, ठीक है तू अगस्त्य को बांध ले। वैसे तू कौन सा राखी लेगा? सोनाली ऐसे पूछ रही थी मानो वही राखी का स्टॉल खोल कर रखी हो। अगस्त्य रेहान सोनाली के इस हरकत पर मुस्कुराने लगे थे। वही सान राखी सेलेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ सुबह सुबह ही जब से कल सनाया जानवी से दूर हुई थी तब से ही उससे मिलने का फितूर चढ़ा हुआ था। जानवी ऋतिक के घर को जा रही थी क्योंकि हर साल वो ऋतिक को राखी बांधा करती थी। तभी सनाया वहां पहुंची ही थी तो जानवी को बाहर जाता देख उसके पास ही कार रोक अपने कार का शीशा नीचे कर सवाल करती है, कहाँ जा रही हो तुम? जानवी के सामने कार रुका तो वो हैरान थी, पर जब सनाया को देखी तो उसे थोड़ा राहत मिला। तभी वो सनाया की तरफ देख सवाल करती है, आप यहाँ क्या कर रही है? जवाब देने के बदले सवाल सुन सनाया अपने मन में ही कहती है, उफ तूने तो बहाना सोचा ही नहीं। अपने मन में इतना कह वो जानवी की तरफ देख थोड़ा रुक रुक कर कहती है, जानवी वो मुझे ना तुमसे कुछ बात करना था काम से रिलेटेड। अगर तुम कहीं जा रही हो तो मैं तुम्हें वहां ड्रॉप करते हुए बात कर लूंगी। ये सुन जानवी एग्री कर जाती है क्योंकि अभी उसे ऑटो मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो सनाया की कार के अंदर जा बैठ गई। कार के अंदर बैठने के बाद सनाया कार स्टार्ट कर दी। कार आगे बढ़ा ही था कि तभी जानवी सवाल करती है, क्या बात करना था आपको हमसे? जानवी के इस सवाल पर सनाया कुछ सोचते हुए ही कहती है, मुझे 1 महीने तक यहाँ काम है, क्या तब तक के लिए तुम मेरी सेक्रेटरी बनोगी? मैं तुम्हें अच्छा सैलरी दूंगी। सनाया का दिया हुआ ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छा था, पर वो अभी इसके लिए सही नहीं थी तो वो झट से कहती है, मैम मैं इस जॉब के लिए कहीं से भी सूटेबल नहीं हूँ। जानवी के इस बात को सुन सनाया कहती है, इसमें कुछ नहीं करना, बस मुझे कोई भरोसे की लड़की चाहिए थी अपने सिक्योरिटी के लिए, जो तुम हो। सनाया के इस बात को सुन जानवी को समझ नहीं आ रहा था वो अग्री करे कि नहीं करे। तभी जानवी को अंश रास्ते में खड़ा दिखता है तो जानवी झट से कहती है, मैम प्लीज कार रोकिए ना। जानवी का ये बात सुन सनाया कार रोक देती है। तभी जानवी कार से बाहर निकल अंश के पास जाती है। वही अंश जानवी को आता देखता है तो उसे याद आ जाता है, आखिर ये है कौन? तभी जानवी उसके पास जा उसके हाथ में गिफ्ट देख हल्का मुस्कुराहट के साथ ही शर्माते हुए सवाल करती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जानवी का सवाल सुन अंश थोड़ा परेशान होते हुए जवाब दिया, वो मुझे दी के पास जाना है और एक भी ऑटो नहीं मिल रहा है। अंश का जवाब सुनने के बाद जानवी झट से कहती है, सनाया मैम से मैं बात करती हूँ, वो बहुत अच्छी है, पक्का आपको छोड़ देगी। ये सुन अंश उसे पूछने के लिए रोकने वाला था पर तब तक जानवी जा चुकी थी। वो कार के पास आ सनाया की तरफ देख कहती है, सनाया मैम क्या आप अंश जी को उनकी सिस्टर के घर छोड़ देंगे? अंश जी ऊपर से इतने प्यार से बोल रही थी। ये देखकर और सुनकर सनाया का खून खोले जा रहा था। उसे देख उसे इतना जरूर समझ आ गया था जानवी जिसे पसंद करती है शायद यही है। ये सब सोच सनाया एक गहरी सांस भरते हुए कहती है, ठीक है उसे ले आओ, मैं छोड़ दूंगी। इतना सुन सनाया झट से भागते हुए अंश के पास जाती है और कहती है, अंश जी सनाया मैम ने कहा है वो आपको छोड़ देंगी। ये सुन अंश के होंठों पर भी मुस्कान छा जाता है और वो जानवी का शुक्रिया अदा करता है, थैंक यू जानवी। तभी जानवी झट से कहती है, आप मुझे क्यों थैंक यू कह रहे हैं, हेल्प तो सनाया मैम कर रही है। फिर भी अंश जानवी को भी थैंक यू कहता है। फिर कार में जब दोनों चले जाते हैं तो अंश जो पीछे बैठ गया था वो आगे सनाया की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू मैम। अंश के थैंक यू कहने से सनाया उसकी तरफ बस घूर कर देखती है। तभी अंश को समझ नहीं आता है उसने थैंक यू बोलकर क्या गलती कर दिया है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। ऋतिक का घर आ चुका था। जानवी ऋतिक के घर के पास रुक गई। वही सनाया जानवी को बाय की, पर जानवी का बाय करते वक्त भी अंश की तरफ ही ध्यान था। तभी अंश जैसे ही बाय में अपना हाथ हिलाने को था सनाया झट से अपने कार को मोड़ दी। कार स्टॉप तो पहले से था ही, सनाया का यह हरकत अंश को बड़ा अजीब लग रहा था। वही जानवी घर के अंदर चली गई।
उस वक्त आयशा अपने भाई ऋतिक को राखी बांध ही रही थी, तभी जानवी आई तो अपना राखी बांध मुस्कुराते हुए आयशा और ऋतिक दोनों ही जानवी की तरफ देखे। वही दूसरी तरफ सनाया कार चलाते हुए ही अंश से सवाल करती है, क्या करते हो तुम? सनाया ने बड़े एटीट्यूड से सवाल किया, पर अंश अपने मासूम आवाज में जवाब देता है, अभी तो मैं हायर स्टडी के लिए अप्लाई किया हूँ। अंश इतने प्यार से बोला तो सनाया चिढ़कर अपने मन में बोली, अब समझ आया आखिर जानवी इसे पसंद क्यों करती। ये अपनी मीठी मीठी आवाज में बोल, मेरी मासूम सी जानवी को अपने प्यार में फंसाए हो, पर मैं बहुत जल्दी तुम्हारे इस मीठी मीठी बातों के पीछे तुम्हारा एविल रूप अपनी जानवी को दिखाऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे रास्ता पार होने लगा। कुछ ही वक्त में सनाया अंश को भी रेहान के मेंशन के बाहर ले आई। तभी रेहान के नाम को जब वो पढ़ती है तो उसके दिमाग में कई सवाल चलने लगते हैं, क्योंकि जानवी तो उसे बताई थी वो जिससे प्यार करती है वो भी उसके जैसा ही है, पुअर और फैमिली में बस उसकी सिस्टर, फिर वो रेहान के घर गिफ्ट लेकर क्यों आया है? उसके दिमाग में सवाल तो बहुत चल रहा था, पर वो कैसे पूछे उसे समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अंश छत से कार का दरवाजा खोल बाहर भी निकल गया, फिर मुड़ सनाया की तरफ देख कहता है, थैंक यू मैम। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही सनाया के गले में अटका सवाल गले में ही अटका रहता है। फिर अंश चला जाता है तो सनाया कार मोड़ देती है। कुछ ही वक्त में फिर अंश अंदर जाने लगता है तो देखता है सान बहुत प्यार से अगस्त्या को राखी बांध रहा है। ये देख अंश अपनी बहन के पास आ जाता है तो सोनाली अपने भाई को देख अपना मुंह फूला कर बैठ जाती है। तभी अंश अपने कान पकड़ कर कहता है, सॉरी दीदी, मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। ये सुन अगस्त्य जो अपने हाथ में बंधे राखी को देख मुस्कुरा रहा था वो झट से कहता है, तुम मुझे बता देते मैं कार भेज देता। जब अगस्त्य ये कहता है तो सोनाली सान को डांटना शुरू कर देती है। तभी अगस्त्य अपने मन में ही कहता है, इसे हो क्या गया है, जब से इवान को देखी है हमेशा सबसे गुस्सा होती रहती है या फिर डांटती रहती है। वो अपने मन में ये कहते हुए अपना सिर हिला देता है। वही सोनाली कहती है, ठीक है राखी है इसलिए तुझे नहीं डांट रही हूँ, अब बैठ जा। सोनाली के इस बात को सुन रेहान, सान, अंश, अगस्त्य चारों हैरान थे और चारों ही अपने मन में कहते हैं, नहीं डांट रही हूँ तो फिर ये डांट नहीं था तो क्या था। सोनाली ने फिर अंश को जल्दी से राखी बांध दिया। उसके बाद रेहान की तरफ देख मुस्कुराते हुए सोनाली कहती है, आप खाली हाथ क्यों रहिएगा रेहान जी, आप अगस्त्य के भाई हैं तो मेरे भी भाई हुए ना। इतना कहने के बाद वो रेहान के पास चली गई तो रेहान अपने हाथ आगे कर कहता है, ये तिलक वगैरह मुझे मत करना और ये धागा बांध सकती हो। रेहान के बातों को सुन सोनाली ने हाँ कह दिया। फिर रेहान को राखी बांध दी तो बदले में रेहान कह दिया, तुम्हें मैं शाम को गिफ्ट दूंगा। ये सुन सोनाली झट से कहती है, इसका जरूरत नहीं है रेहान जी। रेहान ने एक बार कह दिया तो बस कह दिया था। उसने कुछ न सुन कंपनी जाने के लिए निकल गया, क्योंकि उसे आज बहुत काम भी था। ऊपर से सोनाली का इवान को ले मिसअंडरस्टैंडिंग, या इवान सच में वैसा ही है। वो निकल गया। वही उसके निकलने के बाद अगस्त्य भी सान की तरफ देख के दिया, मैं तुम्हें कुछ भी से सकता हूँ सान, पर मैं तुमसे आज एक वादा कर रहा हूँ। मेरे वजह से तुम्हारा और रेहान का रिश्ता टूटा था, अब मैं ही तुम दोनों का रिश्ता जोड़ूंगा। 2 दिन बाद दादाजी मुंबई आ रहे हैं, उसके बाद मैं उन्हें मना लूंगा। ये सुनते ही सान के होंठों पर मुस्कान छा गया। वही सान को मुस्कुराता देख अगस्त्य भी मुस्कुरा दिया। फिर वो भी अपने कंपनी जाने के लिए निकल चुका था। वही दूसरी तरफ इवान बहुत उदास था, जिसके लिए वो इतना दूर आया वो तो उससे बात तक नहीं करता है। ऐसे ही सोचते सोचते वक्त पार होने लगा। करीबन 1 घंटा बीत चुका था, पर वो अब तक उदासी से वहीं बैठा हुआ था। वही दूसरी तरफ रेहान कबीर को अपने केबिन बुलाया तो कबीर रेहान के केबिन में पास जा दरवाजा नॉक किया। तभी रेहान अपने वही कोड आवाज में अंदर आने का परमिशन दे दिया, कमिंग। रेहान का परमिशन मिलते ही कबीर केबिन के अंदर चला गया। केबिन के अंदर जाने के बाद वो रेहान के पास जा खड़ा हो गया तो कबीर को अपने सामने देख रेहान ऑर्डर देता है, इवान के पास का पूरा डिटेल मुझे चाहिए, खासकर उसकी कितनी गर्लफ्रेंड रही है और अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ उसने किया क्या है। रेहान का ऑर्डर सुन कबीर झट से कहता है, वो फ्लर्टी है पर उसका कभी गर्लफ्रेंड्स नहीं रही है और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के अलावा कुछ भी नहीं करता है। कबीर जब ये सब बताना शुरू किया तो रेहान अपना पूरा काम छोड़ आराम से चेयर पर लद कबीर को अपने साइड स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, तुम्हें तो पहले से ही सब पता है, कोई खास वजह है इसका? वैसे मैंने सुना था ये कल से पहले भी आया था तुमसे मिलने के लिए, आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? रेहान की बातों को सुन कबीर हड़बड़ा गया और वही हड़बड़ाहट के साथ कहता है, सर वो तो बस सान के बारे में पूछने आया था, वो रहता कहाँ है और उसने कहा था वो न्यू फ़ोन लिया है तो सान का नंबर डिलीट हो गया है तो मैंने बस सान का नंबर उसे दे दिया। सॉरी सर, मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए था। कबीर के बातों को सुन रेहान कहता है, मुझे लगता है इवान तुम में इंटरेस्टेड है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
कबीर के कहे सब बातों को इग्नोर करते हुए जब रेहान ये कहता है तो कबीर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, साथ ही उसे किया हुआ किस भी उसे याद आने लग जाता है तो उसका चेहरा लाल होना शुरू हो जाता है। पर रेहान को कबीर का सिचुएशन देख उसे समझ आ रहा था जैसे वो एक टाइम पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, कहीं ना कहीं कबीर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसलिए वो अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है कबीर। अपना नाम सुनते ही अपने ख्यालों से बाहर आ वो रेहान की तरफ देखता है तो रेहान झट से आगे कहता है सोनाली को ऐसा लगा है कि इवान वोमेनाइजर है। इतना कहने के बाद सोनाली ने जो जो बताया था इवान को रेहान सब कुछ बताते हुए ऑर्डर देता है, मैं चाहता हूँ तुम इवान के पास जाओ और उसके साथ मिलकर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को जल्द से जल्द खत्म करो। आप जा सकते हो तुम इवान के पास। ये सुन कबीर झट से कहता है सर इसके लिए मुझे इवान के पास जाने का क्या जरूरत है। कबीर के इस बात को सुन रेहान झट से कहता है आजकल किसी के सामने अपना फेक आइडेंटिटी बनाना बहुत आसान है कबीर, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ रहकर सब कुछ पता करो। रेहान के इस ऑर्डर को सुन कबीर बहुत हिचकिचा रहा था, तभी वो एक बार फिर कहता है सर फिर यहाँ का काम। इससे आगे वो कुछ कहता तभी रेहान झट से कहता है कुछ दिन के लिए तुम्हारा काम अभिमन्यु संभाल लेगा। कबीर को समझ नहीं आ रहा था वो खुश हो या दुखी, वैसे जो भी हो अब उसके पास इस ऑर्डर को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने ओके बॉस कह दिया, फिर कैबिन के बाहर निकल गया। उसके बाद अपना फ़ोन निकाल इवान का नंबर निकाल उसे कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ इवान का फ़ोन बजा तो इवान झट से अपने फ़ोन को उठा, देखा उसके फ़ोन में जब नंबर से कॉल गया तो वो कॉल उठा। अपने उदासी से भरे आवाज़ में ही कहता है कौन है। बिना हाय हेलो किए डायरेक्ट क्वेश्चन करता सुन कबीर अपने कड़क आवाज़ में ही कहता है कबीर। ये नाम आवाज़ सुनते ही इवान की होंठों पर एक मुस्कान छा जाता है। वो वही मुस्कान के साथ कहता है कबीर तुमने मुझे कॉल किया है। इतना कहते ही इवान के होंठों का मुस्कान और बड़ा हो जाता है। वही कबीर अपने वही कठोर आवाज में कहता है तुम जहां भी रहते हो उसका लोकेशन सेंड करो और हाँ अपने सामान को पैक कर लो, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। कबीर के बातों को सुन इवान का बोलती ही बंद हो जाता है। वही कबीर आगे कहता है जल्दी लोकेशन सेंड करो। इतना कहने के बाद वह फोन कट कर देता है और एक गहरी सांस भरते हुए खुद में ही कहता है तुम मेरे सामने आते हो तो मुझे कुछ होने लगता है और बॉस तो अब चाहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहूं। उफ क्या मुसीबत है। इतना कहने के बाद वो भी इवान के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इवान खुशी खुशी कबीर को लोकेशन सेंड करने के बाद अपने सारे कपड़े को पैक करते हुए सनाया को कॉल कर देता है। सनाया जो गुस्से में अपने केबिन के अंदर बैठे हुए वही सब सोचे जा रही थी और ये भी सोच रही थी कि कैसे वो जानवी को अपने प्यार में पागल करे। तभी उसका फ़ोन बजने लगा तो वह अपने फ़ोन को टेबल से उठा। इवान का कॉल आता देखी तो वह कॉल रिसीव करते हुए कहती है हाँ इवान। सनाया के आवाज़ में उसका चिड़चिड़ापन साफ इवान को समझ आ रहा था तो उसे लगा शायद काम की परेशानी की वजह से वो इतनी चिड़चिड़ी हो, तो उसने बस उसे बता दिया मैं धीर के पास जा रहा रुकने के लिए। इवान के इस बात को सुन सनाया कहती है तो फिर उस पागल लड़की का क्या हुआ, अगर वो पागल लड़की तुझे फिर मारी तो। सनाया के इस बात को सुन वह झट से कहता है वो पागल जा चुकी है। इवान के इस बात को सुन सनाया कहती है ठीक है फिर। दोनों फिर एक दूसरे को बाय बोलते हैं और फ़ोन कट कर देते हैं। वही दूसरी तरफ कबीर अपने कार में बैठा लोकेशन देखते हुए जा रहा था। कुछ ही वक्त के बाद वो इवान के भेजे गए लोकेशन में पहुंच जाता है। लोकेशन के पास जब वह पहुंचता है तो उसे एक फार्म हाउस नजर आता है जो सनाया के नाम पर था। वो उस कार से बाहर निकल अपने मन में ही कहता है इवान किसी लड़की के फार्म हाउस में रुका है। क्या सोनाली मैम जो कह रही है वो सच है। अपने मन में इतना कहने के बाद वह झट से खुद में ही कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने उसके बारे में खुद पता किया है, मेरा पता किया हुआ डिटेल गलत नहीं हो सकता है। ये सब कहते हुए वो अपना फ़ोन निकाल इवान को कॉल कर देता है तो इवान झट से कॉल उठा कहता है मैं आ रहा हूँ। उसका नज़र बाहर ही था। वो जैसे कार आते हुए देखा तो अपना सामान ले बाहर जाने के लिए ही निकल चुका था। तभी कबीर का भी कॉल आ जाता है। वही कबीर ये सुन हैरान था, उसके बोले बिना ही इवान को समझ आ गया था कि वो पहुंच चुका है। कुछ ही वक्त में इवान बाहर कबीर के कार के पास आ अपने ट्रॉली को पीछे डिक्की में जा रख दिया। फिर आगे जा कार का दरवाजा खोल अंदर आ बैठ कबीर की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहता है हेलो। इतना कहने के बाद सवाल भी करता है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। अपने घर। कबीर कार स्टार्ट करते हुए ही ये जवाब दे देता है। वही उसके जवाब को सुन इवान का मुस्कुराहट बड़ा हो जाता है। तभी वो कुछ और सवाल करता कबीर पहले ही बता देता है सर चाहते हैं मैं तुम्हें अपने पास रखूं और जो सोनाली मैम कह रही है वो सच है या झूठ इसका पता करूं।
कबीर के इस बात को सुन इवान का मासूम चेहरा लटक जाता है और वह अपने चेहरे को झुका कहता है, तुम यहाँ रेहान के कहने पर आए हो, वो भी इस वजह से। इतना कहने के बाद वह अपने चेहरे को उठा कबीर की तरफ अपने चमकती आंखों से देख सवाल करते हुए कहता है, क्या सच में तुम्हें मैं इस टाइप का लड़का दिखता हूँ? मानता हूँ मैं बिगड़ा हुआ हूँ, पर मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। इवान की बातों में इस वक्त कबीर को बहुत प्यार आ रहा था, पर वो अपने जज्बातों पर कंट्रोल कर कार चलाते हुए ही कहता है, तुम कैसे हो कैसे नहीं ये पता चल जाएगा कुछ दिनों में। कबीर के इस बात को सुन इवान को बहुत बुरा लगता है। वो अपने चेहरे को फेर खिड़की के बाहर उदासी से देखने लगता है। वही इवान के उदासी से भरे चेहरे को कबीर बार बार देखते हुए अपने मन में ही कहता है, मैं क्यों इवान के सामने आते ही इतना रूड हो जाता हूँ? क्या मैं अपने फीलिंग को समझना नहीं चाहता हूँ इसलिए?